हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज हम इग्नू के कोर्स BSOC 134 मेथड्स ऑफ सोशोलॉजिकल इंक्वायरी करेंगे। देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली नरेट सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन क्वालिटेटिव रिसर्च। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा तो है, लेकिन मैंने सिर्फ की पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब वो पॉइंट्स जो आपके आंसर में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आंसर इतने पॉइंट्स अगर आप लिख कर आएंगे तो वो इनफ नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन की वेटेज अगर ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली इस क्वेश्चन की वेटेज होगी तो ज़्यादा, तो इतने में आपके पॉइंट से आंसर कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन हाँ, इन पॉइंट्स को आप डेफिनेटली आंसर में ऐड ऑन करिएगा। तो यहाँ पे आपको नरेट करना है जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर, तो इसके बारे में लिखना है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, इसकी बहुत ही लंबी और डिस्टिंग्विश्ड जो हिस्ट्री है ना, वो सोशोलॉजी में पाई जाती है। क्वालिटेटिव सोशोलॉजी जो है ना, उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होते हैं जो कि डेटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं। जो भी लाइफ हिस्ट्री होती है उसकी जो रेंज होती है, इसके अलावा जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस होती हैं, सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स के जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आती हैं। देखिए, एक वर्ड होता है हमारे पास में क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटी का मतलब ये होता है, जब आप क्वांटिटी की बात करेंगे तो इट मीन्स कि कोई चीज़ का आप अमाउंट मेजर कर रहे हैं, कोई चीज़ का अमाउंट मैटर कर रहा है। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे आप एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं और जो स्टेटिक डेटा है और वैलिड जो डेटा है ना, वो कलेक्ट किया जा रहा है। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, वो उसके अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती हैं हिस्ट्री में, सोशोलॉजी में। जो सोशोलॉजिकल हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उन सब में जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसका एक इम्पॉर्टेंस है, उसकी अपनी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो क्वालिटेटिव सोशोलॉजी है, इसमें मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट टाइप्स के जो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होते हैं कि डेटा आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लाइफ हिस्ट्री जो रेंजेस होते हैं, इंटरव्यू कलेक्शंस हो गया, पार्टिसिपेंट्स की जो ऑब्जर्वेशन है, तो वो सब पॉइंट्स को इसमें देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो केसेस आपको ऊपर बता रखे हैं सोशल साइंटिस्ट के, तो इसमें क्या है, जो डेटा वगैरह कलेक्ट किया जा रहा है, तो इसमें ना डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है उनके साथ में, जो कि जो स्टडी कर रहे हैं वो और जिनकी स्टडी करी जा रही है। तो दोनों ही पार्टीज़ में, दोनों ही लोगों में एक डायरेक्ट जो है ना सोशल इंटरेक्शन अच्छे तरीके से होता है, जिससे कि जो रिसर्च है ना, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में अपना कंक्लूजन दे पाए और जो रिसर्च से जो रिज़ल्ट आए वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और जेन्युइन रिज़ल्ट हो। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वालिटेटिव रिसर्च ऊपर आपको टर्म दे रखे ना, इसकी अलग अलग जो थिंकर्स हैं ना, उनके अलग अकॉर्डिंग इसकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए इन थिंकर्स और स्कॉलर्स का नाम अपने आंसर में ऐड करना। और ये बात की मेरी श्योरिटी है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में स्कॉलर्स और थिंकर को जो उनसे रिलेट करते हैं उनके बारे में आप लिखते हैं ना, तो आपके जो मार्क्स हैं ना, वो ज़्यादा आने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि उस टाइम पे आप कुछ भी रट के नहीं लिख रहे हैं या कुछ भी कहानियाँ बना के नहीं लिख रहे हैं, आप एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन अपने आंसर में दे रहे हैं और जिसके जो मार्क्स हैं वो डिज़र्व भी आप उस टाइम पे करते हैं। तो अब जो यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च आपको क्वेश्चन में दे रखी है, तो इसकी यहाँ पे मैंने स्कॉलर्स दे रखे हैं, 2 से 3 स्कॉलर के नाम मैंने दिए हैं जिनकी डेफिनेशंस का यूज़ करके आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप डेफिनेशन देंगे वो आते हैं क्रेसवॉल। 1998 की बात है जब इन्होंने क्वालिटेटिव रिसर्च को डिफ़ाइन किया था। तो जो हमने ऊपर जो डेफिनेशन लिखी ना, कि जो ऑब्जर्वेशन होती है, पार्टिसिपेंट की जो ऑब्जर्वेशन होती है, या जो डेटा है, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है डेटा कलेक्ट करने का, तो ये सब चीज़ें किस में आती है, क्वालिटेटिव रिसर्च में आती है। तो जो ये क्रेसवॉल थे ना 1998 में, जब इन्होंने क्वालिटेटिव रिसर्च को डिफ़ाइन किया, तो ये जो सब पॉइंट्स है ना, इन्हीं सब पॉइंट्स का यूज़ करके इन्होंने क्वालिटेटिव रिसर्च को डिफ़ाइन किया है। So, according to him, qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problems. तो इनके अकॉर्डिंग जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, वो बेसिकली है क्या चीज़, एक ऐसा इंक्वायरी प्रोसेस या एक ऐसा रिसर्च का मेथड जो कि क्या चीज़ को समझता है, एक मेथोडोलॉजिकल ट्रेडिशंस को समझता है, जो इंक्वायरीज़ को समझता है, जो कि सोशल और ह्यूमन प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करके आती हैं। जैसे कि
एक सोसाइटी, एक रीजन है जहाँ पे आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो आपने वहाँ पे जितने भी टाइप के लोग हैं उन सब से बातचीत करी, उनकी सबकी अपनी अपनी एक प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपने क्या कंक्लूजन निकाला, जो उन सबकी कॉमन प्रॉब्लम थी कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, इस कॉमन प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो वो चीज़ आती है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च में कि उन प्रॉब्लम्स का अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो उस एरिया में ग्रोथ और डेवलपमेंट होने के कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ जो थी ना, ये इन्होंने 1998 में इन्होंने क्वालिटेटिव रिसर्च को ऐसे डिफ़ाइन किया था कि जो सोशल और जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स है उनको एक्सप्लोर करके और जो ट्रेडिशंस है उनको फॉलो करके हम इन चीज़ों का एक डेटा बनाएं। इनके बाद में नेक्स्ट स्कॉलर आते हैं हमारे डेंजिन एंड लिंकन, जो कि 1994 की बात है। देखिए 1998 इन्होंने बाद में डिफ़ाइन किया, इनसे पहले 1994 में भी एक स्कॉलर ने जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसकी डेफिनेशन दी थी। अलग अलग स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है ना, उसमें थोड़े बहुत आपको वेरिएशंस मिलेंगे, लेकिन वेरिएशंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो वो डेफिनेशन का एक्चुअल मीनिंग है ना वो इनका चेंज हो जाएगा। एक्चुअल मीनिंग चेंज नहीं होगा, बस थोड़े बहुत जो कीवर्ड्स है ना उनमें थोड़ी बहुत आपको वेरिएशंस दिखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं डेंजिन और लिंकन के अकॉर्डिंग 1994 में इन्होंने ये चीज़ दी थी। तो इनके अकॉर्डिंग जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना वो क्या है, एक मल्टीपल मेथड है जो कि किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है, जिसमें इंटरप्रेटिव नेचुरलिस्टिक अप्रोचेज़ होती हैं, जो सब्जेक्ट टू मैटर होता है। मतलब कोई भी आपको एक कंसेप्ट दे दिया जाए, उसके लिए जितनी भी जो इंटरप्रेटिव और जो नेचुरलिस्टिक अप्रोचेज़ है ना उन सब की स्टडीज़ हमारी जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसके अंदर आती हैं। सो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दो स्कॉलर्स के नाम बताए, एक डेंजिन और लिंकन 1994 की बात है, एक क्रेसवॉल का नाम बताया मैंने जो कि 1998 की बात है। तो ये डेफिनेशंस आपको लिखनी है। इसके अलावा ये एक बेसिक इंट्रो आपको दे रखा है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो क्या होती है। इसके अलावा आप आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ मैंने की पॉइंट्स लिखे, इनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उनकी। सो यहाँ पे आपको टोटल 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, और कुछ अगर आपको लर्न नहीं भी होता तो ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए, ताकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको मेन हेडिंग कम से कम पता हो। इसके बाद में अगर आप स्टोरी बनाने पे आते हैं तो आपका थोड़ा बहुत उसमें मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो अभी हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, क्वालिटेटिव रिसर्च में आप क्या लिखेंगे। अब हमारे पास में आती हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की, वो क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली जो आती है वो आती है मल्टीपल रियलिटीज़। मल्टीपल रियलिटीज़ इसलिए होंगी क्योंकि देखिए ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो किसी की कॉमन नहीं हो सकती। कॉमन इन द सेंस कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप एक सोसाइटी या एक एरिया है, सपोज़ इस एरिया में आप जाते हैं लोगों का सर्वे लेने के लिए, एक सर्वे कलेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे देखिए अगर 500 लोग उस सोसाइटी में या उस एरिया में रह रहे हैं, तो उस टाइम पे जो 500 लोग हैं ना उनमें से 50% आपको हो सकता है कि कॉमन प्रॉब्लम मिले, लेकिन 50% प्रॉब्लम सबकी जो है ना वो कुछ हद तक अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि सबको सब सेटिस्फाई करना ईजी नहीं होता। अब सबकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो अपने अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग होंगी। तो यही चीज़ें हैं कि जो मल्टीपल रियलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जो बहुत सारी ऐसी भी हो सकते हैं जो आपको नेगेटिव साइड है लेकिन वो सही होगी, और कई बार पॉजिटिव साइड दे रखी है, वो भी आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। सबसे पहली चीज़ तो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि मल्टीपल रियलिटीज़ देखनी पड़ेंगी, वो सोशल और एजुकेशनल सिचुएशन में आपको ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है जनरलाइजेशन हो गया। जैसे कि देखिए पहले ना ये कंसेप्ट मैं बता देती हूँ। एजुकेशनल सिचुएशंस में क्या आता है कि आपको पता है पढ़ाई क्या है, एक वेपन है जिसकी वजह से आप सोसाइटी में चेंज लेकर आ सकते हैं, एक ग्रोथ और डेवलपमेंट करी जा सकती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि वो पढ़ाना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो उस टाइम पे आपको आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि उस टाइम पे ऐसा क्या किया जाए कि वो जो एजुकेशन को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको आगे बढ़ाएं जाए। तो इस तरीके से मल्टीपल रियलिटीज़ आती हैं जिसमें अलग अलग लोगों के जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो डिफरेंट टाइप के पर्सपेक्टिव्स के ऊपर बात करी जाती है। सेकेंड आता है हमारा जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन बेसिकली एक तरीके का राउंड ऑफ हो गया कि आपने 5-6 प्रॉब्लम्स हैं, 5-6 सिचुएशंस को एनालाइज किया और उसके बाद में एक राउंड ऑफ करके कंक्लूजन आपने दे दिया। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशंस आती हैं।
नेक्स्ट आता है जनरेशन्स ऑफ नॉलेज, जिसके अंदर इंटरेक्शन होता है इंक्वायरर और रिस्पोंडेंट के बीच में, जैसे कि एक हो गया सेंडर और एक हो गया रिसीवर, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो होता है जनरेशन ऑफ नॉलेज में। इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है ह्यूमन रिलेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद में लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो आती है वैल्यू सिस्टम। तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च की 6 आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है मल्टीपल रियलिटीज़, सेकेंड है जनरलाइजेशन, थर्ड है मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशंस, फोर्थ वन इज़ जनरेशन्स ऑफ नॉलेज, जिसके अंदर हम इंटरेक्शन करते हैं इंक्वायरर और रिस्पोंडेंट के बीच में। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिलेशंस और लास्ट आती है हमारी वैल्यू सिस्टम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एम्पिरिसिज्म इन सोशल रिसर्च। तो आपको ना यहाँ पे सिग्निफिकेंस बताने हैं, जो एक्सप्लेनेशन बतानी है जो एम्पिरिसिज्म है ना सोशल रिसर्च में, इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। तो इस आंसर के लिए आपको एक जो की पॉइंट यूज़ करना है, तो वहाँ पे आपको मेन फीचर्स पहले देने हैं। जो एम्पिरिकल साइंटिफिक रिसर्च होती है इसके कुछ मेन फीचर्स आपको लिखने हैं। मेन फीचर्स को लिखने के बाद में जो मैंने हेडिंग आपको यहाँ पे दे दी है, इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, जिससे कि जो इसके की पॉइंट्स हैं ना उससे आपका आंसर अच्छा खासा बन जाए। सो यहाँ पे जो मेन फीचर्स आते हैं एम्पेरिकल साइंटिफिक रिसर्च के, उसमें सबसे पहला आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत नेसेसरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी डेटा है, वो तभी पॉसिबल है जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आप उसके डेटा को समझ पा रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट स्टेप है और बहुत ही नेसेसरी स्टेप होता है। सेकेंड आता है हमारा कंसेप्ट। कंसेप्ट्स में क्या क्या आता है, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक हो गए साइंटिफिक एम्पेरिकल रिसर्च के, तो वो चीज़ आती है हमारी कंसेप्ट में। कंसेप्ट बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। इसके बाद में थर्ड जो आता है हमारे पास में साइंटिफिक रिसर्च का थर्ड जो फीचर आता है वो आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हो गया कि कोई आप कंक्लूजन दे रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप देके क्या दे रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं कि आपने 5 से 6 स्टडीज़ करी और उसके बाद में एक कंक्लूजन निकाला कि भाई यहाँ पे इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन आपको दिख ही नहीं रहा हो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है वेरिएबिलिटी। फिर नेक्स्ट उसके बाद में आता है प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिडिक्शन करना, जैसे कि आप कॉन्सिक्वेंस देखते हैं, आपने 4 से 5 चीज़ें देखी, थ्योरीज देखी, उसको ऑब्जर्व करके आपने क्या दिया, एक प्रिडिक्टेबिलिटी दी। फॉर एग्जांपल आपने देखा आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है, तो आप एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन इतनी चल रही है कि आप उसमें कोई भी आपने एग्ज़ाम दिया है, कोई जॉब का दिया है, कोई वैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप कॉलेज का एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, तो उससे आपकी प्रिपरेशन प्लस एग्ज़ाम आपका कैसा हुआ, उससे आप एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ आपका वो पेपर क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ आती है हमारी प्रेडिक्टेबिलिटी में। इसके बाद में लास्ट पॉइंट इसमें आता है सिस्टमेटिक नेचर। तो ये कुछ मेन फीचर्स में आपको 6 फीचर्स दे रखे हैं, जिसकी हेल्प से आप एम्पेरिकल साइंटिफिक रिसर्च को डिफाइन कर सकते हैं। अगेन मैं एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन, सेकेंड वन इज़ कंसेप्ट, थर्ड वन इज़ ऑब्जेक्टिविटी, फोर्थ वन इज़ वेरिएबिलिटी, नेक्स्ट आता है प्रिडिक्टेबिलिटी, लास्ट वन इज सिस्टमेटिक नेचर। ये 2 क्वेश्चंस हो गए जिसकी मैंने आपको हिंट दी थी, और जो थर्ड क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लिखिएगा। और स्टिल अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो आप मुझे कमेंट करना, इसका आंसर भी मैं थोड़ा हिंट के साथ एक्सप्लेन कर दूँगी। सो क्वेश्चन है इलेबोरेट द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च। आपको थ्योरी और रिसर्च के बीच में एक रिलेशन देना है। सो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे BSOC 134 के, जो मेथड्स ऑफ सोशोलॉजिकल इंक्वायरी है। इससे पहले भी मैंने इस यूनिट की या ये जो सब्जेक्ट कोड है इसकी वीडियो अपलोड करी है। सो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद में आप इस वीडियो पे आना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड नाउ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।